नमस्कार, मैं प्रियम मदनथानी। मेरे चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ आप खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज मैं बात कर रही हूँ सुभाष चंद्र बोस जी पे, जो हमारी आज़ादी के महानायक थे। जिन्होंने मेरा पिछले वीडियो नहीं देखा, प्लीज़ वो ज़रूर देखें। नीचे मैं लिंक सेंड करूँगी, तो आप वो देखेंगे तो आपको और अच्छा लगेगा। अब हम इससे आगे बात करते हैं। पिछली वीडियो में आपसे बात कर रही थी कि उनको किस तरीके से अंग्रेज सरकार ने नज़रबंद कर दिया था, क्योंकि वो ये हर चीज़ का विरोध करते थे ब्रिटिश सरकार का। नज़रबंद करके अपने ही घर में इनको नज़रबंद किया। और अब नेताजी को ये बात समझ में आ गई कि अगर मैं यहीं रहूं, हिंदुस्तान में रहूंगा, तो ये जो ब्रिटिश सरकार है मुझे कुछ भी नहीं करने देगी, कभी मुझे जेल में डालेगी तो मैं अपना कोई काम कर नहीं पाऊंगा। इसलिए उन्होंने एक प्लान बनाया देश से बाहर निकलने का। तो उनके और उनकी जो एक टीम थी, बहुत बड़ी टीम थी उनकी, इस चीज़ में नेताजी बहुत एक कहते हैं संगठन वाले नेता, लीडर की उनकी पूरी वो थी, उनके अंदर नेतृत्व के पूरे गुण थे। और उनके बहुत सारे संगठन, उनके जो आपस में जो लोग थे, बहुत गुप्त तरीके से वो बातें करते थे। सोचो, उनके घर के बाहर जो ब्रिटिश सेना के लोग, सिपाही होते थे, उनको भी समझ में नहीं आया कि नेताजी ने भागने का प्लान कब बनाया। तो जो उनके घर में लोग आते थे, उनके जो संगठन के थे, उनके जो साथ के लोग थे, वो भेष बदल बदल के उनके पास मिलने आते थे। और अचानक से एक दिन उन्होंने 1:30 बजे रात अपने घर से निकल गए। तो वो एक टैक्सी में निकले, उनके किसी रिलेटिव की थी, और सीट के पीछे, जो सीट में नहीं बैठे, सीट के नीचे छुप के वो अपने शहर से बाहर निकल गए। तो जो उनके आसपास के जो भी ब्रिटिश सरकार के जो भी सेना थे, जो सिपाही थे, उन्हें तो ये लगा कि कोई जो ड्राइवर जो गाड़ी चला रहा है वही जा गया। तो उन्होंने देखा नहीं उन्हें। तो नेताजी वहाँ से बाहर हो गए। बाहर होने के बाद, शहर के बाहर होने के बाद, उन्होंने एक पठान का वेश बनाया और किसी तरीके से कहाँ पहुँचे वो? अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान में काफ़ी दिन रहे वो, और वहाँ भी उनके अपने लोग थे। तो वहाँ हर जगह नेताजी के कोई ना कोई अपने लोग होते थे जो उनकी मदद करते थे। अब नेताजी ने ये सोचा कि वहाँ से मैं जाऊँगा रसिया, और रसिया से मैं मदद मांगूंगा अपने देश के लिए। तो किसी तरीके से वो रूस पहुँचे, लेकिन वहाँ उनका काम नहीं बना। फिर वो अंत में वो जर्मनी पहुँचे। तो इस तरीके से जो हमारे नेताजी थे, वो देश से चकमा देख के जो ब्रिटिश सरकार है उससे बाहर निकल गए। अब वो पहुँचे जर्मनी। आपको पता है जर्मनी में उस समय हिटलर था। तो हिटलर जो था, नेताजी उससे मिलना चाह रहे थे, क्योंकि नेताजी का एक सिद्धांत था। कई लोग इसकी आलोचना करते हैं कि नेताजी ने हिटलर की क्यों मदद मांगी, लेकिन सुभाष चंद्र बोस बोलते थे कि जो हमारे दुश्मन का दुश्मन है वो हमारा दोस्त है। अगर हमारे देश की अगर वो कोई भी है, वो इंसान अगर हमारे देश के लिए वो मदद कर सकता है तो हम उससे मदद लेंगे, उसमें क्या है। तो इस सिद्धांत पे उन्होंने बहुत मशक्क़त के बाद, क्योंकि हिटलर से मिलना इतना आसान नहीं होता था, काफ़ी उन्होंने अपनी पहचान लगाई। उसके बाद वो हिटलर से मिले, और हिटलर उनसे सच में बहुत प्रभावित हुआ। हिटलर को समझ में आ गया ये आदमी थोड़ा, मतलब ये आम आदमी नहीं है, ये बहुत प्रतिभाशाली है, और काफ़ी प्रभावित हुआ उससे। खैर, तो वहाँ जर्मनी में काफ़ी दिन रहे नेताजी, और उन्होंने वहाँ पे जो एक उनके दिमाग में एक बात आई कि जो ये यहाँ पे जितने भी युद्धबंदी हैं, युद्धबंदी का मतलब है कि अब जैसे हिटलर था, हिटलर ने जब लड़ाई में जीत गया या लड़ाई होती थी, तो दुश्मन देश के जो युद्धबंदी होते थे ना, उनको वो उनको बंदी बना लेता था। तो उनमें अधिकतर भारतीय थे, क्योंकि जो ब्रिटिश सरकार थी वो हिटलर के अपोजिट लड़ रही थी। तो जो ब्रिटिश सरकार हमारे भारतीय
लोगों को ही क्या करती थी, सेना में भर्ती करके उनसे लड़वाती थी। तो अधिकतर उन्होंने देखा ये तो हमारे ही लोग हैं, तो उन्होंने फिर वहाँ की गवर्नमेंट से बोला कि भाई तुम हमारी कोई और मदद नहीं कर सकते, तो कम से कम जो ये हमारे युद्ध बंदी है इनको हमें दे दो, और हम इनसे क्या करेंगे, अपने एक सेना बनाएंगे, अपना एक संगठन करेंगे। और वहाँ के लोगों को उन्होंने जो, अब वो वहाँ गए जो कारागाह में, जेलों में जहाँ बंद थे हमारे जो सेना, भारतीय जो युद्धबंदी थे, उनसे उन्होंने बात की। पहले तो उन लोगों ने बहुत भगाया नहीं कि कौन आदमी है, क्या बात कर रहा है हमसे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने उनका ब्रेन वॉश किया कि तुम जिनकी तरफ से लड़ रहे हो वो कौन है, ब्रिटिश सरकार। और ब्रिटिश सरकार कौन है, जो तुम्हें गुलाम बना रही है, तो तुम उनके साथ क्यों लड़ते हो, तुम उनके अपोजिट लड़ो, मेरे साथ मिल जाओ और हम क्या करेंगे, देश को आज़ाद करेंगे। अगर आप मेरी फौज में आ जाओगे तो क्या करेंगे, हम देश को आज़ाद कर सकते हैं। क्योंकि अब देखो नेताजी कितने दूरदर्शी थे, जो युद्धबंदी थे उनको कुछ सिखाने की ज़रूरत नहीं थी, पहले से उस सेना में थे ना, तो उनको हथियार वगैरह सब चलाना तो आता था, बस उन्हें तो केवल एक निर्देश की ज़रूरत थी, निर्देशन की। तो इस तरीके से उन्होंने उनको भी अपनी साइड में कर लिया नेताजी ने। उसके बाद वो अचानक उन्होंने एक बर्लिन के रेडियो से कहा कि हिंदुस्तानियों मैं जिंदा हूं। तो अब इधर क्या हुआ, जब नेताजी भारत से निकल गए तो यहाँ की ब्रिटिश सरकार तो शर्मसार हो गई कि हमने तो पूरा तंत्र लगाया था एक आदमी के पीछे और वो फिर भी हमारे को चकमा दे के भाग गया। अब जो यहाँ के लोकल लोग थे जिन्हें नहीं पता था नेताजी कहाँ हैं, तो वो उनकी माता से, केवल उनके भाई को पता था एक्चुअल में कि वो कहाँ गए, उनकी मदर से बहन, उनको भी नहीं पता था, उनकी मदर को, उनकी बहन भाइयों को नहीं पता था कुछ भी, केवल एक भाई को पता था तो उनकी मदर बोलती थी कि वो संन्यास ले लिया उन्होंने। कई लोग आते थे, कांग्रेस के बड़े लीडर आते थे, भाई आपका बेटा कहाँ गया, तो कहते थे कि वो संन्यास ले लिया उसने। तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ, ये सन्यासी बन गया ये, तो उनके दिमाग में तो यही सब आया, किसी ने कहा वो सन्यासी बन गया, किसी ने कहा कुछ हो गया, तो समझ में नहीं आ रहा था लोगों के। अचानक से जब बर्लिन से आवाज़ जाती है, नेताजी बोलते हैं, तो हिंदुस्तानियों में एकदम खुश हो जाते हैं। जो नेताजी के जितने भी चाहने वाले होते हैं वो इतने खुश हो जाते हैं कि हमारा नेता तो जिंदा है, जिसको हम सोचे थे कि सन्यास ले लिया, या पता नहीं है भी नहीं दुनिया में कि है कि नहीं। तो इतने मतलब रहस्यमयी थे, उनका व्यक्तित्व तो बहुत रहस्यमय था। अचानक कहीं से गायब होते थे, अचानक कहीं से प्रकट हो जाते थे, और वो इतना आगे का सोचते थे कि आम आदमी सोच ही नहीं सकता उस बारे में। खैर, तो उसके बाद फिर अब जो जर्मनी था, जर्मनी से अगर हम भारत की दूरी देखें तो बहुत दूर था, तो जर्मनी से वो अपना काम ठीक से नहीं कर पा रहे थे। फिर उनको एक दिमाग में आया, और जर्मन के जो लीडरशिप है उन्होंने भी सलाह दी कि आप कहाँ जाइए, जापान के साथ जाइए, जापान में जाइए, क्योंकि जापान हिंदुस्तान से फिर भी बहुत पास है। तो फिर नेताजी कहाँ चले गए, हमारे जापान चले गए। तो एक पनडुब्बी मिली उनको, उसकी सहायता से वो कहाँ चले गए, जापान गए। जापान के जो नेता थे, जापान के जो लोग थे, नेताजी का उन्होंने काफ़ी स्वागत किया और काफ़ी मदद भी की उन्होंने उस टाइम में। यहीं पे जो नेताजी ने 21 अक्टूबर 1943 को आज़ाद हिंद फौज का गठन किया, INA भी कहते हैं उसी को, इंडियन नेशनल आर्मी। तो वो आर्मी में अब किस तरीके से उन्होंने कुछ तो आम लोगों को भी किया, क्योंकि उस एरिया में जो लोग रहते थे वहाँ भी कभी हिंदुस्तानी कई बसे हुए थे ना, तो वहाँ के लोगों को लेके और उन्होंने क्या किया, एक आर्मी का संगठन किया, और प्रॉपर एक सरकार जैसे गवर्नमेंट होती है ना, इस तरीके से उन्होंने पूरी संरचना की। उनका अपना एक बैंक था, जिस बैंक को जापान, फिलीपींस, चीन, इटली आदि ने क्या दी, मान्यता भी दी। और जो जापान था, जापान ने अंडमान और निकोबार नेताजी को दे दिया कि आप इसको यूज कर लो आप, क्योंकि भारत के भी नज़दीक पड़ता था, तो वहाँ उन्होंने अपने हेडक्वार्टर बनाए और अपनी आर्मी को ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी।
तो इन्होंने काफ़ी इनके जो साथ के जो जितने भी योद्धा ये थे, सैनिक थे, बड़े उत्साही थे वो, उनके अंदर बड़ा उत्साह था। मतलब नेताजी ने उनको इस तरीके से बना दिया था कि बस तुम्हें, उनको ये नहीं पता था कि हमें जीना मरना तो छोड़ दीजिए, बस देश के लिए कुछ करना है। तो इस तरीके से उनके नेता जो लीडरशिप थी उनके अंदर, इतनी क्वालिटी थी नेताजी में कि वो किसी को भी अपना भक्त बना देते थे। तो लोग उनके लिए मरने के लिए, मतलब उन्होंने कहा नेताजी आप बोलिए, हम तो बस जो बोलोगे वो करेंगे हम। जबकि देखो उनके पास बहुत ज़्यादा सुविधा भी नहीं थी कि वो बहुत बड़ी बड़ी तनख्वाह देते हैं सैनिकों को, ऐसा कुछ नहीं था। और यहीं पे फिर नेताजी ने लोगों से कहा तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। जो पहले जो अब जो बर्मा है, उस समय बर्मा था, म्यांमार हो चुका है वहाँ पे। अब वहाँ के या जो आसपास जो हिंदुस्तानी लोग रहते थे, वहाँ के लोगों ने उनको, जो लोकल लोग थे हिंदुस्तान से भी, यहाँ से लोगों ने अपने जितने भी उन पे पैसे थे नेताजी के पास भेजे कि नेताजी आपको जो चाहिए हम देंगे, आप बोलो। तो ये बहुत बड़ी बात होती थी, ये आज भी बहुत बड़ी बात है कि कोई अपना, किसी ने अपने करोड़ों रुपए, उस टाइम के जितने बड़े बड़े सेठ थे, अपने किसी ने दुकानें बेच दी। एक महिला आई थी उनके पास, एक बात तो बताते हैं कि एक महिला थी, तो उस महिला विधवा थी बेचारी, उसका एक बेटा था। तो वो महिला जो थी वो अपने बेटे के साथ आई और अपनी जो जेवर थे उसके पास, बहुत गरीब सी थी बेचारी, जो भी थे उस पे दो चार, तो वो अपने नेताजी को बोलती है कि नेताजी आप मेरे ये बहुत गरीब हूँ, बस मेरे पास यही है, तो आप देश के लिए मुझे, मेरे से आप यही जो जेवर है मेरे, आप इनको स्वीकार कीजिए। तो नेताजी बोलते हैं कि तेरे पास तो करोड़ों की चीज़ है, तू ये क्यों बोल रही है कि तेरे पास कुछ नहीं है। तो वो माता समझ नहीं पाई, उसने कहा नहीं मेरे पास तो यही है, मेरे पे तो कुछ है नहीं। उसने कहा नहीं तेरे पे तो करोड़ों की संपत्ति है। तो वो बोली नहीं नेताजी मेरे पास तो कुछ भी नहीं है इसके अलावा। तो उन्होंने कहा ये बेटा है ना तेरा, ये मुझे दे दे। तो बेचारी माँ थी, तो उसने कहा कि नेताजी ये तो मेरा ना एक ही बेटा है, अगर इससे कुछ हो गया तो मैं क्या करूँगी। तो उन्होंने कहा मैं हूँ ना, ये नहीं रहेगा तो मैं रहूँगा। तो उन्होंने इस तरीके से आम लोगों में, और फिर उनसे वो लेडीज थी, उसने हंसते हंसते उसने कहा नेताजी आप मेरे बेटे को भी ले जाओ और देश के लिए जो सेवा ये कर सकता है इसे आप अपने सेना में भर्ती कर दो। इस तरीके से उन्होंने अंदर लोगों के अंदर मतलब इतना जुझारू बना दिया लोगों को कि लोग जो तन मन धन सब चीज़ से उनको उनके साथ थे नेताजी को। वो कहते थे कि, और उनके साथ ऐसा नहीं कि केवल हिंदू थे, मुस्लिम थे, सिख थे, ईसाई, जो भी हिंदुस्तानी थे हमारे, सब उनके साथ थे। और जो नेताजी एक बार बोल देते थे सब वो करने को तैयार होते थे। इतने लोकप्रिय थे, इतनी लोकप्रिय थे वो। तो अपने बच्चे की बलि जब जो किसी के कहने पे दे सकता है कि हमारा बच्चा ले जाओ और कोई बात नहीं, तो इससे बड़ी बात कोई और क्या कर सकता है। तो ये कोई आसान बात नहीं होती, बहुत बड़ी बात होती है। खैर, तो नेताजी ने एक बार ये भी बोला था कि अगर हमारे मरने से देश जी उठे तो हमें मर जाना चाहिए। उन्होंने लोगों को कहा अरे तुम गुलाम हो, गुलाम में मर रहे हो, तो मुझसे अच्छा मर ही जाओ, तुम्हारे मरने से अगर हमारा देश आज़ाद होगा तो मर जाओ। तो उन्होंने इस तरीके से लोगों के अंदर एक आशा की किरण भरी कि हाँ हमारा देश तो आज़ाद हो सकता है। और उनको एक बात और कहते थे, हमें देश भीख में नहीं चाहिए, हमें आज़ादी भीख में नहीं चाहिए, हमें आज़ादी मांगनी है, छीन के लेंगे हम, भीख में नहीं चाहिए, जैसी हमारी इच्छा होगी हम उस तरीके से रहेंगे अपने देश में। तो इस तरीके से वो एक बहुत ही साहसी व्यक्ति थे। अब जो उनकी आज़ाद हिंद फौज थी तो उसमें केवल पुरुष ही नहीं थे, उसमें महिलाएं भी थी। तो उस रेजिमेंट का नाम था झांसी की रानी रेजिमेंट, जो रानी लक्ष्मीबाई के नाम पे रखा था। और उनके जो कैप्टन थे उनका नाम, वो जो लड़की थी उनका नाम था लक्ष्मी सहगल, जो आपको फोटो में भी दिख रही होंगी। और ये बहुत वीर महिला थी, बहुत कर्मठ महिला थी। इन्होंने बहुत बड़ी लड़कियों की फौज इकट्ठी कर ली थी। सोचो उस टाइम में, वो भी गुलाम हिंदुस्तान में, महिलाओं की
रेजिमेंट बनाना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आज बोलते हैं ना कि अरे महिलाएं हैं, सोचो उस टाइम की बात कर रहे हैं तो कितनी बड़ी बात थी। तो इस रेजिमेंट में भी जो महिलाएं थी, इन्होंने भी आज़ादी में भाग लिया पूरा। अब बात क्या हुई, अब इसके बाद जब आज़ाद हिंद फौज का गठन हो गया था, तो किस प्रकार से सुभाष चंद्र बोस जी ने ब्रिटिश सरकार पे आक्रमण किया और कहाँ तक इनकी फ़ौज कामयाब रही हमारा हिंदुस्तान को आज़ाद करने में। इनके वैवाहिक जीवन के बारे में बात करेंगे और आज हम इनका जन्मदिन किस दिवस के रूप में मनाते हैं। तो इन सब बातों को जानने के लिए मेरी नई वीडियो ज़रूर देखना। यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद।